बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या है? बायोफीडबैक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आप अपना रिलैक्सेशन देख सकते हैं। नॉर्मली ब्रेन की किसी भी स्थिति में, ब्रेन को किसी भी स्थिति में अगर आप रिलैक्स स्टेट में रखते हैं तो वो डेफिनेटली ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन के रीजेनरेटिव प्रोसेस के लिए अच्छा है। बायोफीडबैक उसी रिलैक्सेशन प्रक्रिया को सीखने का एक साइंटिफिक तरीका है। बायोफीडबैक में नॉर्मली एक कॉम्पैक्ट बायोफीडबैक में 6 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर अल्फा। अल्फा यानी आपकी सोच। आप किसी भी बायोफीडबैक पर अपनी सोच का लेवल, सोच का टेंशन, सोच का हेल्दी होना, ये सब सोच की प्रक्रिया के तहत बायोफीडबैक पर देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, ईएमजी एक्टिविटी, यानी ब्रेन के ऊपर स्कैल्प की कॉन्ट्रैक्शन। ईएमजी एक्टिविटी मतलब स्कैल्प का टेंशन, ईएमजी एक्टिविटी मतलब टेंशन हेडेक, ईएमजी एक्टिविटी मतलब आप कितना स्ट्रेन्ड फील कर रहे हैं, ईएमजी एक्टिविटी मतलब आप अगर डिप्रेस हैं तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे जो संकुचन आएगा वो आपकी ईएमजी एक्टिविटी डिनोट करता है। तीसरा, आपका हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट जितना फास्ट, जितना ज्यादा, वो इंडिकेट करता है कि आप रिलैक्स स्टेट में नहीं। रेस्पिरेटरी रेट, जैसे हार्ट रेट वैसे रेस्पिरेटरी रेट। सांस की गति अगर आपकी ज्यादा है, सांस की गति आपकी सामान्य से ज्यादा, तो डेफिनेटली आप रिलैक्स स्टेट में नहीं है। ये एक साधारण सी बात है, हर आदमी जानता है कि सांस के पार्ट पे सांस का तेज होना उसकी घबराहट को डिनोट करता है। मस्कुलर, बॉडी का मस्कुलर टेंशन, आपकी जिटरीनेस, आपका इरिटेबिलिटी, आपका पेशियों में खिंचाव, ये बॉडी का मस्कुलर टेंशन, ये भी आप बायोफीडबैक में देख सकते हैं। स्किन का टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर भी बायोफीडबैक में आप एक ग्राफ के तहत, उसकी मार्किंग के तहत, मतलब स्किन का टेम्परेचर ज्यादा होना मतलब आप हॉट हैं, आप हॉट का मतलब आप एंग्शियस हैं। तो जैसे कभी कभी लोग बहुत घबराहट में महसूस करते हैं कि इनका तापमान बढ़ रहा है, उनके बॉडी का तापमान बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति को बायोफीडबैक समझाने के लिए आपको ये जरूर बताना होगा कि आप बायोफीडबैक से क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसका एडवांटेज क्या है। अब बायोफीडबैक के बारे में आपको मालूम होगा कि इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब जिसको भी बायोफीडबैक लगाना है उसको पहले आप इस बारे में पूरा समझा दीजिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम बायोफीडबैक से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में जो घबराहट से घिरा हुआ है उसमें ये 6 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसका हार्ट रेट भी ज्यादा, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा, उसका स्किन टेम्परेचर भी ज्यादा, उसका ईएमजी एक्टिविटी ज्यादा है, अल्फा भी ज्यादा है, उसका बॉडी का टेंशन भी ज्यादा है। कुछ लोग में केवल सोच की प्रक्रिया हो सकती है, कुछ लोगों में सिर्फ सोच के पार्ट पे ही घबराहट डिनोट होती है। उनकी सोच नेगेटिव हो सकती है, उनको डर लग सकता है, उनको लगता है कुछ बुरा ना हो जाए कहीं, ये एंग्जाइटी की सोच है, ये केवल अल्फा से डिनोट होती है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप मरीज से कहेंगे कि हम आपको कुछ इलेक्ट्रोड, आपके स्कैल्प में ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं और उससे आप अपने रिलैक्सेशन को मशीन पर देख सकते हैं। और वही मशीन पर देखने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, बिना मशीन के उस स्थिति में रहकर उतने ही रिलैक्स स्टेट में आप जब चाहें उस रिलैक्स स्टेट को अचीव कर सकते हैं। यानी पेशेंट को आप मशीन पर सिखा रहे हैं रिलैक्सेशन, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन, उसकी मूल्यांकन, उसका मेजरमेंट, नापना, जो भी आप कह लें। तो ये पार्ट अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको आपके पैरामीटर्स बता रहे हैं और उसके बाद आप वही पैरामीटर्स मशीन पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रिलैक्स स्टेट में रहना चाहेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि आप मशीन पर एक्वायर्ड रिलैक्स स्टेट को अब बिना मशीन के कर रहे हैं। और दिन में अगर कई बार कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ब्रेन की हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, ब्रेन के रीजनरेटिव प्रोसेस को वापस लौटा रहे हैं। पेशेंट को लिटाने के बाद
अब मान लीजिए पेशेंट की सोचने की आदत है, पेशेंट की सोचने की आदत पे आप उससे कहेंगे कि तुम घबराहट वाले विचारों को छोड़कर कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि जैसे मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं, मैं अब अपने विचारों को कंट्रोल करके, नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करके पॉजिटिव स्थिति में जाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा कि आप जब पेशेंट को बताएंगे कि तुमको अपनी अल्फा कंट्रोल करनी है, यानी अपनी सोच को अच्छा पॉजिटिव विचारों पिलाना है, तो वो मशीन की तरफ आप उसको दिखाइए। कुछ मेजरमेंट्स में, कुछ मशीनों में, बायोफीडबैक मशीन बहुत एडवांस होगी, कुछ मशीनों में आपको रेड लाइट्स मिलेंगी, 10 रेड लाइट्स, उसका 7 ग्रीन लाइट्स, 15 रेड लाइट्स, 5 ग्रीन लाइट्स। अब रेड लाइट ज्यादा होने का मतलब है कि आप रिलैक्स नहीं हैं। अब पेशेंट से आपने कहा कि आपको ऐसा करना है कि आपको अपने जीवन के वो क्षण याद करने हैं जिसमें आप बहुत अच्छी स्थिति में थे। तो पहला हो गया कि पेशेंट ने अब अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ के सोचना शुरू किया कि वो किसी नदी के किनारे बैठा है, कि झरने के किनारे बैठा है, या वो भगवान के मंदिर में बैठा है, या भगवान की प्रार्थना कर रहा है। और कोई भी नॉस्टैल्जिक मोमेंट का होता है उसके जिंदगी के अच्छे क्षण उसने याद किए। याद करने से उसकी अल्फा अब स्वस्थ होना शुरू हुई। अल्फा वाला पार्ट जो था वो सामान्य होना शुरू हुआ, यानी उसकी सोच सामान्य होना शुरू हुई। अब धीमे धीमे उस सोच की वजह से उसकी रेड लाइट्स, अगर ये मेजरमेंट का तरीका रेड लाइट वाला है तो हम लोग कहेंगे रेड लाइट को तुमको जैसे जैसे तुम रेड लाइट्स को ऑफ करते जाओगे उस हिसाब से तुम्हारा रिलैक्सेशन बढ़ता चला जाएगा। रेड लाइट को एक कम हुई रेड लाइट, दूसरी बुझी, तीसरी बुझी, चौथी बुझी, पांचवी बुझी, छठी बुझी, इस तरह से मान लो 7 रेड लाइट बुझा पाया। इसका मतलब उसने अपनी टेंशन की स्थिति को से 7 लाइट के बुझाने पे 30% या 40% कम किया। अब उसको समझ में आ गया कि जब भी घर में ऐसी कोई स्थिति होगी तो एटलीस्ट वो इतना रिलैक्स हो रह सकता है कि वो 30% 40% रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट डे की प्रक्रिया में जब वो फीडबैक की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो और लाइट बुझाने की प्रक्रिया पे चला जाता है, 8, 9, 10, और अल्टीमेटली उसको हरी लाइट जलानी है। हरी लाइट जलाने का मतलब वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में है और वो हरी लाइट 1 जलाए, 2 जलाए, 3 जलाए। सिमिलरली मतलब एक प्रकार से ये चीज कुछ पैरामीटर्स पे भी नापी जा सकती है, कुछ उसके वैल्यूज भी उसमें लिखी होती हैं। तो साथ साथ में लाइट बुझाना और वैल्यूज को देखना, ये एक तरह से अपनी सोच को पॉजिटिव करना और उससे रियलाइजेशन लेना। सिमिलरली उसी प्रकार से स्कैल्प की एक्टिविटी, एमजी एक्टिविटी, टेंशन हेडेक वाले पेशेंट का हेडेक ठीक नहीं होता वो जब तक कि वो अपने पेशियों को रिलैक्स स्टेट में ना ले। टेंशन हेडेक वाले पार्ट को भी आपने कहा कि अब तुमको अपने स्कैल्प की मसल्स को ढीला छोड़ना है। स्कैल्प को इस तरह से कर लेना है कि जैसे तुम्हें कोई तनाव नहीं। वो तनाव वाले पार्ट पे जब उसकी सोच कंट्रोल होगी तब भी वो तनाव स्कैल्प वाला पार्ट है, यानी हर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर को हेल्प करेगा। टेंशन हेडेक के पार्ट पे चाहे हम सोच को ठीक कराएं, चाहे हम हार्ट रेट को कम कराएं, चाहे हम रेस्पिरेटरी रेट को कम कराएं, चाहे हम बॉडी की टेंशन को कम कराएं, चाहे हम स्किन के टेम्परेचर को कम कराएं, ये सब चीजें मिलकर कुल मिलाकर आपके टेंशन हेडेक को कम करने वाली हैं। अदरवाइज आप वर्ल्ड वाइड कहीं के चक्कर लगा लीजिए, दुनिया के हर डेवलप्ड कंट्री में हेडेक के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हेडेक के जर्नल्स, ट्रीटमेंट के टेंशन हेडेक के ट्रीटमेंट के जर्नल्स निकलते हैं वीकली, उनमें नई नई विधियां लिखी होती हैं। और पेशेंट कई बार टेंशन हेडेक के पार्ट पे ऐसा लगता है जैसे जीवन भर का उद्देश्य ही रह गया कि वो किस तरह से टेंशन हेडेक से मुक्ति पाए। टेंशन हेडेक का मतलब टेंशन नहीं, टेंशन हेडेक होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी पेशियों में खिंचाव ज्यादा, पेशियों में कड़ापन ज्यादा। पेशियां जब कड़ी होंगी तो खून की नसें दबेंगी, खून का दौरान पहुंचने नहीं देंगी पेशियों तक, पेशियां थकान में जाएंगी तो हेडेक होगा। और पेशियां थकान में चली क्योंकि स्कैल्प की पेशियां वैसे ही बहुत पतली होती हैं, जब थकान में चलेगी तो हमेशा एक सरदर्द जैसा बनाए रखेगी। आप पेन किलर दीजिए, आप मसल रिलैक्सेंट दीजिए, लेकिन क्योंकि पेशियां इतनी स्टिफ हो चुकी हैं तो अल्टीमेटली उनके पार्ट पे बायोफीडबैक की स्थिति उनको एक परमानेंट रिलैक्सेशन देगी,
क्योंकि जो आप मेडिसिन देंगे उसका रिएक्शन बहुत टेम्परेरी होगा और वो रिबाउंड जैसा हो जाएगा। जैसे एक बार अपने दवा से वो ठीक किया वो तुरंत, लेकिन लोच जो डेवलप करेंगे आप अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक से, अब यही चीज़ आपको बायोफीडबैक में नापनी है कि जैसे आपने अल्फा नापी थी उस तरह से आप ये भी नापिए कि आपने कितनी रेड लाइट ऑफ करी, स्केल पर रिलैक्सेशन उसी हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं। आजकल तो ये बायोफीडबैक में अलग अलग पैरामीटर्स भी आ गए हैं कि एक अल्फा का है तो दूसरा EMG का है। अब सिमिलरली कुछ लोग हमेशा टेंस फील करते हैं, उनको जरा सी बात पे, टेंशन वाले पार्ट पे जरा सी बात पे उनको घबराहट होने लगती है। घबराहट के कई कंपोनेंट हैं। घबराहट का मोटर कंपोनेंट मतलब आपकी बॉडी की स्टिफनेस, घबराहट का सेंसरी कंपोनेंट का मतलब आपकी संवेदनाएं, हाथ पैर में झंझनाहट, सनसनाहट। घबराहट का ऑटोनॉमिक कंपोनेंट आपका सांस का तेज होना, आपका बार बार यूरिनेशन जाना, बहुत घबराहट होने में बार बार स्टूल के लिए जाना, घबराहट के नोजिया फील होना, ये सब ऑटोनॉमिक कंपोनेंट्स में आते हैं। फिर हाइपर विजिलेंस एंड स्कैनिंग मतलब चौंक जाना, किसी ने डर जाना, हमेशा एक डर जैसा लगा रहना, या किसी छोटी बात पे आप कोई व्यक्ति है तो वो थोड़ा सस्पिशियस भी होने लगेगा। हाइपर विजिलेंस का मतलब थोड़ा सस्पिशियस होना या हर छोटी छोटी बातों पे चौंक उठना। ये सब प्रक्रियाएं जब घबराहट कंट्रोल करेंगी तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाएंगे। अब रही रेस्पिरेटरी रेट की बात और हार्ट रेट की बात और बॉडी के टेंशन की बात, इनके लिए आप डिफरेंट आसन, जैसे योगा में सिखाया जाता है शवासन टाइप का, उस तरह से कह सकते हैं कि अब पेशेंट को वो इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उसको अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना है, उसको एक रिलैक्स स्टेट में रहना है, उसको सांस धीमे धीमे लेनी है, उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचनी जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए। यानी एक साथ 3 पैरामीटर्स आप कवर कर रहे हैं एक शवासन की स्थिति में जाके। ये बायोफीडबैक का एक पूरा एक कंप्लीट जो विश्लेषण है वो इन 6 पैरामीटर्स को मशीन पे नापना और मशीन पे नापने के बाद उस रियलाइजेशन को सीखना और सीखने के बाद उसको घर में बिना मशीन के प्रैक्टिस करना। यानी ब्रेन को आपने हमेशा एक रिलैक्स स्टेट में रखने की एक कला सीखी, उसको दिन में आपने 3-4 बार प्रैक्टिस किया और कभी घबराहट ज्यादा हो रही है तब उसको इस्तेमाल कर लिया। ऑफिस में बैठे हैं तो वहां पर आपने 6 पैरामीटर्स को एक साथ इस्तेमाल कर लिया और आप रिलैक्सेशन की स्थिति में पहुंच गए। डेफिनेटली ब्रेन के रिलैक्सेशन का मतलब आपके साइकाट्रिक रोगों की पार्ट पे ब्रेन का रीजनरेशन, ब्रेन के पैरेन्काइमा का हेल्दी होना, और जब ब्रेन का पैरेन्काइमा हेल्दी होगा तो डेफिनेटली वो असामान्य न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनाएगा। उसका एंजाइटी जब भी होगी तो ब्रेन डिजेनरेट करता है, एंजाइटी होगी तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होगा, ब्रेन ज्यादा थकान में जाएगा। तो यानी आपने एक ऐसा पैरामीटर चुना, और खासकर ये उन लोगों के लिए उपयोगी जिन पे काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि ये चीज तो हर व्यक्ति सीख सकता है। रिलैक्सेशन वाला पार्ट के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत काउंसलिंग के लिए जैसे व्यक्ति को इंटेलिजेंट होना जरूरी है, या उसको डेप्थ होना जरूरी है, या उसको आप जो होमवर्क दे रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। बायोफीडबैक वाला पार्ट किसी भी रोग के लिए, चाहे उसमें काउंसलिंग से एनालाइज करने की क्षमता हो या ना हो, चाहे उसको काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद उसका जो लाभ है वो लेने की क्षमता ना हो, उसका जैसे काउंसलिंग की बहुत सी चीजें ऐसी जरूरी है। मतलब एक तो काउंसलिंग के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक थोड़ी उसमें एक डेप्थ होनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट के पार्ट पे एनालिसिस की पावर होनी चाहिए, और पेशेंट का उस सपोर्ट से अपने आप को एक अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बायोफीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप अपने हर पेशेंट को एक सामान्य तरीके से सिखाकर, चाहे वो पेशेंट है या नहीं है, आजकल के वातावरण में जहां पर हर आदमी तनाव से पीड़ित है, एक बायोफीडबैक, कुछ लोग तो बायोफीडबैक मशीन को खरीद लेते हैं, क्योंकि ये इतनी महंगी मशीन नहीं है कि हाँ 6 पैरामीटर एक साथ अगर आप खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको खाली सोच या और किसी टेंशन हेडेक की जरूरत है तो ये 10-12 हज़ार रुपये में मशीन मिल जाती है। आप उसको घर में 3-4 बार प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद आप उसको एक तरह से बिना मशीन के आप उस स्टेट में रहेंगे। 5-6 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप परमानेंटली एक रिलैक्स स्टेट में है। इसका मतलब आपने एक रियलाइजेशन की स्टेट अचीव कर ली। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बायोफीडबैक एक मशीन पे के कुछ पैरामीटर्स
जिसपे आप लेटा के पेशेंट को रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाकर उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, उसकी सोच के प्रति, उसके ईएमजी एक्टिविटी के प्रति, उसके रेस्पिरेटरी रेट के प्रति, उसके हार्ट रेट के प्रति और उसके बॉडी टेंशन के प्रति। और इस तरह से आपने उसको पहले सिखाया, सिखाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए। अच्छा, जब भी आप पेशेंट को ये सिखाते हैं तो बिल्कुल अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, अगर आपने उसको ठीक से समझाया, तो पेशेंट के अचीवमेंट्स बायोफीडबैक के लिए उतने ही होंगे जितने आप चाहिए, उतने ही आपको मिल जाएंगे जितना आप चाहते हैं। यानी वो अपने रिलैक्सेशन स्टेट को बहुत नीचे, बहुत ऐसी अवस्था में ले जा सकता है जो उसको हम लोग एक एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन स्टेट कहते हैं। और एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन स्टेट का मतलब एक एब्सोल्युटली रिलैक्स माइंड, जो कि बायोफीडबैक का एक उद्देश्य है। और अल्टीमेटली उस उद्देश्य से हमें मिलता है एक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण जिसमें उसके ब्रेन की हनास की प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो फाइनली मुझे भी कहना है कि आप पूरी तरह से जब पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट इस बायोफीडबैक का मतलब समझेगा, इसका पूरा लाभ उठा पाएगा और आपकी मेडिसिन से होने वाले फायदे को ज्यादा फायदे में कन्वर्ट कर पाएगा। और जब दवा हटाएंगे तो भी पेशेंट के रिलैप्स होने के चांसेस कम रहेंगे, पेशेंट की क्षमताएं ब्रेन की बढ़ेंगी, पेशेंट की याददाश्त, मतलब जो भी पेशेंट घबराहट वाले पेशेंट जो अभी अपने ब्रेन की कमियां महसूस करते हैं, थका हुआ ब्रेन और याददाश्त कम और कंसंट्रेट न कर पाना, इन सब में मेडिसिन हटाने के बावजूद भी ये चीज विद्यमान रहेगी और पेशेंट का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसके ब्रेन के पार्ट पे रीजनरेटिव एक्टिविटी डेफिनेटली उसको लंबे समय में सब तरह के एडवांटेज देगी। उसकी शारीरिक क्षमताओं की एडवांटेज कंट्रोल अच्छे रहने की, उसकी मानसिक क्षमताओं की एडवांटेज मानसिक क्षमताओं का अच्छा रहने की, और एक पीसफुल कंफर्टेबल जीवन यात्रा जीवन शैली।